Hello students, welcome to lecture number 20 of Instrumental Methods of Analysis. Myself Dr. Krishna Kumar Verma, and today we are going to discuss about the Nephelo and turbidimetry. So, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ या रेडिएशन एयर में से ट्रांसफ़र करती है, ट्रैवल करती है, सो एयर के अंदर ऑलरेडी मीडिया में कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जिनकी हमेशा चलती रहती है और उसकी वजह से एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। तो जब भी वो फोटोन्स लाइट के जो हैं व्हेन दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू दैट मीडिया और द फेज, तो कुछ फोटोन ऐसे होते हैं दे मे गेट अब्जॉर्ब्ड और उसके बाद दे कॉज दी स्कैटरिंग। तो यानी कि जो एयर के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल्स हैं या किसी भी मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल या मीडियम या इलेक्ट्रॉन्स का जो फील्ड है, दैट मे कॉज द स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन्स कमिंग इन देयर वे। और वो जो स्कैटरिंग होगी दिस कैन बी इन ऑल और द मल्टीपल डायरेक्शंस। तो ये जो पर्टिकुलर फेनोमेना है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज ए रेलिग स्कैटरिंग। तो दिस इज कॉल्ड एज ए रेलिग स्कैटरिंग। सो रेलिग जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था या फिनोमेना एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई फोटोन, व्हेन एनी फोटोन आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस मॉलिक्यूल, देन सम ऑफ द फोटोन गेट अब्सॉर्ब्ड बट then retransmitted in the multiple directions by the air molecule, and this retransmission in the multiple direction is actually called as a Rayleigh scattering. और ये जो Rayleigh scattering है, this it states that the amount of scattering of the light, कि जो light scatter हो रही है, that is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. So this intensity of the scattered light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. तो यानी कि wavelength की जो particular value होगी उसके fourth power के inversely proportional होगी intensity of the scattered light. तो यानी कि wavelength जितनी small होगी, तो wavelength जो है, if wavelength is smaller, तो in this case scattering जो होगी that will be large or high, because wavelength and scattering are inversely proportional to each other to very large extent. तो इसीलिए जो small wavelengths होती है, जो छोटी wavelengths होती हैं, वो जनरली ज़्यादा स्कैटर होती हैं और जो लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं वो कम स्कैटर होती हैं। एंड उन्होंने इसी को बेसिस बना के एक्सप्लेन किया था कि वाई स्काई इज़ ब्लू। तो हमें जो आसमान नीला दिखता है वो क्यों दिखता है, उसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि जो विजिबल लाइट जो आ रही है सन से, वाइट लाइट जो आ रही है, दैट हैज़ ऑल द इंडिविजुअल वेवलेंथ ऑफ द विबग्योर, जिसमें जो ब्लू है दैट इज़ हैविंग ए शॉर्ट वेवलेंथ, एंड जो है जो रेड है हमारी दैट इज़ हैविंग अ लॉन्ग वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो ब्लू लाइट है दैट इज़ स्कैटर्ड मोर इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से आसमान हमको नीला दिखता है। सो इन केस ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ, लाइट इज मोर लाइकली टू बी स्कैटर्ड इन कंपैरिजन टू द लॉन्गर वेवलेंथ्स। सो नेफ्लोमीट्री, टर्बिडिमेट्री के ऊपर अगर हम आए अब, तो ये दोनों टेक्निक जो हैं दे आर रिलेटेड टू द कलरीमेट्री एंड आर जनरली बेस्ड अपॉन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the non-transparent particles suspended in a solution. तो this is somewhat related technique to the Rayleigh scattering जो हमने अभी डिस्कस किया। तो नेफ्लोमीट्री, टर्बिडिमेट्री जो टेक्निक्स हैं दे आर रिलेटेड टू द कलरीमेट्री, बट स्टिल देयर इज अ स्कैटरिंग ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द सस्पेंडेड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। और वो जो स्कैटरिंग होगी, हाउ इट दिस affects the determination of the sample molecule, that we are going to discuss in these two techniques, which is a nephelometry and turbidimetry. अगर आप देखें, first of all we start discussing about the nephelometry. तो in this case the light passes through the sample solution having the suspended particles, and the amount of radiation scattered by the particle is measured at the right angle to the incident beam.
तो जो स्कैटरिंग होगी वो हमेशा हम ऑब्जर्व करते हैं नेफ्लोमीट्री के अंदर। सो स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, अगर आपको ये पता लगाना है तो फॉर दैट केस वी विल यूज द नेफ्लोमीट्रिक डिटर्मिनेशन। और जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की, दैट इज जनरली कैलकुलेटेड और कंपेयर्ड एज ए फंक्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो जितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सस्पेंडेड पार्टिकल के आपके सॉल्यूशन में, और ये एक्सपेक्टेड है कि उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, दैट विल गो टू द सैंपल सेल, और सैंपल सेल के 90 डिग्री एंगल पे वी विल यूज़ द डिटेक्टर। तो यहाँ पे जो एक खास इम्पॉर्टेंट फीचर है आपको जो पहचान करनी है, याद रखना है कि जब भी आप नेफ्लोमीट्रिक डिटर्मिनेशंस करते हो तो उसके अंदर सोर्स और डिटेक्टर जो होगा इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जो डिटेक्टर है दैट शुड बी प्रेजेंट एट ए राइट एंगल्स। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी टेक्निक है हमारी टर्बिडीमेट्री, इन दिस केस वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दी स्कैटर्ड लाइट हेयर। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है कि जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट आपकी सैंपल के ऊपर स्ट्राइक हो रही है, तो उसके बाद जो भी इंसिडेंट लाइट का लॉस हो रहा है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन की वजह से है या वो स्कैटरिंग की वजह से है, उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट निकल के बाहर आएगी, दैट ट्रांसमिटेड लाइट विल बी डिटरमाइंड। तो उस केस में हमको ये नहीं देखना है कि जो स्कैटरिंग के प्रोपोर्शंस कितने हैं, तो इस केस में हमको ये पता लगाना है कि हाउ मच द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। तो इन दिस केस the arrangement would be quite similar to that of the colorimetric determinations। तो उसमें जो लाइट सोर्स है और जो डिटेक्टर है वो आपका एक ही एक्सिस पे रहेगा। तो ये एक कॉमन डिस्टिंग्विश फीचर है दोनों टेक्निक के बीच में। जो नेफ्लोमीट्री है उसमें डिटेक्टर इज जनरली सिचुएटेड एट द राइट एंगल्स टू द सोर्स, वेयर एज इन केस ऑफ टर्बिडीमेट्री दे आर इन द सेम प्लेन। So now question is कि what is, how you will choose कि what type of technique or what type of method you should use for your determinations. So the choice between the turbidimetry and the nephelometry generally depend upon the amount of the scattering. तो amount of light scattering जो हो रही है suspended particles के द्वारा, उस पे वो depend करेगा। तो when you have a very large amount of scattering, so you should then choose the turbidimetric methods. So nephelometry is generally most suited when the suspension is the less dense and decrease in the power of the incident light is small. तो जब scattering less होगी, जब less scattering होगी, या कहना चाहिए कि low concentrations होंगी जब solutions की, तो उस केस में suspended particle अगर less concentration में होंगे तो you should use the nephelometry। अदरवाइज high dense अगर आपका मीडिया है और स्कैटरिंग जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे हो रही है, लार्ज एक्सटेंट पे हो रही है, तो इन दैट केस यू कैन यूज़ द turbidimetry for the determination of the concentrations. So in the nephelometry the suspended particles should be small with respect to the wavelength, क्योंकि जब particle size बढ़ता है तो that will also increase the reflections। तो reflections की वजह से भी light की जो intensity का loss देखने को मिल सकता है। तो स्कैटरिंग कब ज़्यादा होगी, जब पार्टिकल साइज भी आपका कम होगा। तो इसीलिए शॉर्टर वेवलेंथ, लेस डेंस मीडिया है तो स्कैटरिंग विल बी गुड इनफ, जिसको आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। तो नेफ्लोमेट्री वुड बी द गुड चॉइस। तो स्मॉलर पार्टिकल्स अंडरगो स्कैटरिंग टू गिव राइज टू द सेकेंडरी रेडिएशंस, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, जहाँ पे हमारा डिटेक्टर प्लेस किया जाता है। तो ऑप्टिमम पार्टिकल साइज फॉर नेफ्लोमेट्री इज recommended to 0.1 to 1 micrometer. But on the other hand, in turbidimetry the particles larger than the wavelength of light generally do not cause any problem, because in that case measurement depend upon the total radiation removed from the primary incident beam irrespective of the mechanism and the angle at which it is removed. तो जो भी इंटेंसिटी
का लॉस हो रहा है, हमें सिर्फ वही देखना है कि हाउ मच इंटेंसिटी इज बीइंग लॉस्ट। अब लॉस्ट होने के पीछे का जो मैकेनिज्म है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, चाहे वो अब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है या रिफ्लेक्शंस की वजह से हो रहा है या स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। तो टर्बिडिटीमीट्री में हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में कितना लॉस हो रहा है, सो उसी को हम कंपेयर करते हैं। तो लार्जर पार्टिकल्स जो होते हैं वो जनरली डेविएशन ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए टर्बिडिमीट्री के अंदर उनको हम डिटेक्ट करते हैं। तो नेफ्लीमीट्री में हम क्या करेंगे, जो लेस डेंस मीडिया होगा, पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा, लेस स्कैटरिंग हो, वहाँ पे आप नेफ्लोमेट्री को चूज़ करेंगे। जहाँ पे स्कैटरिंग ज़्यादा हो, जिसको आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकें, प्लस पार्टिकल साइज ज़्यादा हो, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, मीन्स मीडिया जो है आपका सस्पेंशन मीडिया बहुत ज़्यादा डेंस है, तो उस केस में आप टर्बिडिमीट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेजरमेंट्स। तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टर्बिडिमीट्रिक और नेफ्लोमेट्रिक डिटर्मिनेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन। सो जैसे हमने बियर्स लॉ के अंदर भी पहले कई बार डिस्कस किया है कि अब्जॉर्प्शंस जो भी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो हियर ऑल्सो द लॉस ऑफ द इंटेंसिटी जो है नेफ्लोमेट्री में जो है हम देखते हैं कि स्कैटरिंग को, और टर्बिडिमीट्री में हम मेज़र करते हैं टर्बिडेंस को। तो अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो जो टर्बिडेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर ज़्यादा होगा तो टर्बिडेंस जो है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी लाइट का लॉस उतना ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो ट्रांसमिटेड बीम की इंटेंसिटी होगा उसमें डिक्रीज ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो टर्बिडेंस जो है इसीलिए वो कोरिलेटेड होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ। And the equation hold good only for the small particles where Rayleigh scattering is the main mechanism and the dilute solution. तो नेफ्लोमेट्री के केस में खास तौर पे जब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे आपको ये जो लॉ है दैट विल बी मोस्ट सूटेड। जैसे कि बियर्स लॉ के टाइम पे भी हमने डिस्कस किया है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बिकॉज कंसंट्रेशन बढ़ते ही अलग और दूसरे मैकेनिज्म्स ऑफ फेनोमेनाज आ जाते हैं दैट मे आल्सो पार्टिसिपेट इन द लॉस ऑफ द लाइट। सो इसीलिए नेफ्लोमेट्री के अंदर जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी है IS जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जितनी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगा, एंड जिसकी वजह से जो स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी होगा वो भी वेरी करेगा एज पर दी कॉन्सेंट्रेशन। तो चाहे आप टर्बिडिटरी डिटर्मिनेशंस की बात करें या आप नेफ्लोमेट्रिक डिटर्मिनेशंस की बात करें, बोथ दीज फेनोमेनास जनरली डायरेक्टली कोरिलेट विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है पार्टिकल ज्योमेट्री। तो जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो जितना रेडियस बड़ा होगा पार्टिकल का उतने ही ज़्यादा स्कैटरिंग भी देखने को मिलेगी, लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो पार्टिकल साइज़ को और पार्टिकल शेप को कंट्रोल करने के लिए सैम्पल सॉल्यूशन को और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हमेशा आइडेंटिकल कंडीशंस में ही प्रिपेयर करने की सलाह दी जाती है, रेकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो कि फॉलोइंग केयर मस्ट बी टेकन। नंबर 1 इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द 2 आयन फॉर्मिंग PPT। जो 2 आयंस PPT या प्रेसिपिटेट बना रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को मॉनिटर आपको केयरफुली करना चाहिए। प्लस रेशोस जो है कॉन्सेंट्रेशन की वो आपको मॉनिटर करनी है केयरफुली। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्रेसिपिटेट एंड टेम्परेचर एट विच सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड। सो दीज आर द 4 important things you should take care of while preparing the suspensions. इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट विच इज़ अ थर्ड फीचर और थर्ड फैक्टर। वेवलेंथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे अभी हमने देखा रेलिग लॉ के हिसाब से कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो जितना वेवलेंथ आपकी स्मॉलर होगी तो स्कैटरिंग जो होगी उतनी उसकी ज़्यादा होगी। यही हमने देखा था कि जब हमने स्काइज ब्लू वाला रीजन डिस्कस किया था। तो द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सो द शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड मोर
than the longer wavelengths. So wavelength of light is generally chosen in such way that analyte solution do not absorb strongly. The absorption should be minimum and scattering should be more whenever you are performing the नेफ्लोमेट्रिक डिटर्मिनेशंस। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंसेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जब ये गैप आपके दो अलग अलग मीडियम में जितना ज़्यादा होगा तो अप्रिशिएबल डिफरेंस होना चाहिए दोनों मीडियम्स के बीच में, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेस्ट रिजल्ट्स आर जनरली ऑब्टेन्ड व्हेन देयर इज अप्रिशिएबल डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द पार्टिकल एंड इट्स मीडियम। सो this can be altered by changing the solvent। and इसके अलावा लास्ट एंड द फाइनल वन इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि जो लाइट स्कैटरिंग है जो डिक्रीज हो रही है, तो लाइट स्कैटरिंग डिक्रीज बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल टू द डिटेक्टर। तो जितना आप दूरी से ऑब्जर्व करेंगे उतना स्कैटरिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सॉरी। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितनी दूर से आप उसको ऑब्जर्व करोगे उतनी ही आपको स्कैटरिंग जो होगी वो लेस देखने को मिलेगी। अब इंस्ट्रूमेंटेशन के पर्पस से अगर हम बात करें कि आप किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें यूज़ कर सकते हो फॉर द डिटर्मिनेशन, तो सबसे पहले तो एक कॉमन बेसिक कलरीमीटर्स हैं जो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर टर्बिडिटी डिटर्मिनेशंस, जिसमें आप पार्ड टर्बिडीमीटर है, डुबॉस्क कलरीमीटर है, दे कैन बी इजीली यूज्ड। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर टर्बिडीमेट्रिक डिटर्मिनेशंस। तो जब भी आपको ऐसे डिटर्मिनेशंस करेंगे, जस्ट मेक श्योर टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड कर्व और द कैलिब्रेशन कर्व बाय यूजिंग द डिफरेंट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशंस, और फिर उसके बाद आप अननोन की डिटर्मिनेशन करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को पता लगा सकते हो। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम फॉर द डुबॉस्क कलरीमीटर, जो कि जनरली कलर कंपैरिजंस के लिए और टर्बिडीमेट्री कंपैरिजन के लिए डिटरमाइन किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो है दो ग्लास ट्यूब्स होंगी जो कि ग्रेजुएटेड हैं, इनके ऊपर मार्किंग होती हैं। इसके अंदर दो प्लंगर्स हैं। ये प्लंगर्स जो है प्लंजर्स, ये एक तरफ आपका होगा टेस्ट और एक तरफ होगा आपका स्टैंडर्ड, दोनों में रहेगा। और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे है एक आई पीस देखने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये है कि दोनों को इक्वल लेवल पे दोनों ट्यूब्स को फिल कर दिया जाएगा, एक बार टेस्ट से और एक बार दोनों को स्टैंडर्ड से। तो एक ट्यूब में टेस्ट होगा और एक ट्यूब में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ये फिल करने से पहले जो प्लंगर्स होंगे वो टोटली आपके बॉटम साइड पे होंगे। तो यानी ये ट्यूब है, तो ये जो है आपका प्लंगर ये बॉटम साइड पे होगा, और तब इसको आप फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जो टेस्ट है और स्टैंडर्ड दो हैं, तो स्टैंडर्ड वाला जो है सबसे पहले इसको प्लंगर को उठा के लगभग 10 mm से लेके 20 mm की हाइट तक इसको आप मूव करेंगे, और इसको हम नाम देते हैं L2। और इसके बाद फिर आप जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके ट्यूब के अंदर जो आपने प्लंगर डाला हुआ है उसको आप ऊपर घुमाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ लीवर, रोटेट करके, जैसे माइक्रोस्कोपिक लीवर होता है उसी तरह से उसको रोटेट किया जाएगा और उसको ऊपर उठाया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा। तो उसको लिफ्ट आपको तब तक करना है जब तक कि आई पीस पे दोनों तरह का जो व्यू है वो सेम ना हो जाए। तो जब आई पीस पे दोनों तरह का व्यू आपको सेम मिलने लगेगा, सेम लाइट देखने को मिलेगी, तो तब तक आपको टेस्ट वाला जो प्लंगर है उसको अपलिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है। और उस पॉइंट पे आपको जो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया वो मेज़र करना है, जो कि होगा L1। तो इस तरह से आपको दो डिस्टेंसेस मिलेंगे, एक होगा डिस्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड, एक होगा डिस्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ द टेस्ट, और एक होगा कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट, एक होगा कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। और इस तरह से आप सिंपल कोरिलेशन से C1 L1 इज इक्वल टू C2 L2 इक्वेशन को यूज करके यू कैन इजीली डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन विच इज योर C2। तो C2 अगर कंसंट्रेशन है अननोन की, तो C1 इज कंसंट्रेशन नोन की, L1 जो है दिस इज द स्टैंडर्ड लेंथ, और L2 जो है दिस इज द
टेस्ट सॉल्यूशन लेंथ। और इस तरह से आप आसानी से सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर वो एक पर्टिकुलरली 4000 NTU यूनिट का कंसंट्रेशन का वो होना चाहिए। तो NTU इज़ नेफ्लो टर्बिडीमेट्रिक यूनिट, तो इट इज़ अ 4000 NTU। तो 4000 NTU सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सस्पेंशन प्रिपेयर करना होगा जिसमें आपको 5 ग्राम लेना है हाइड्रोजीनियम सल्फेट, 50 ग्राम लेना है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ डिस्टिल वाटर, और उसको मिक्स करने के बाद 48 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम ये दोनों रिएक्टेंट्स जो है आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे विल मेक अ फॉर्माजीन, और ये जो फॉर्माजीन है दैट विल मेक द सॉल्यूशन टर्बिड। तो फॉर्माजीन की वजह से सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी आएगी, दैट टर्बिडिटी विल बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, जिससे आप अपने सैंपल की टर्बिडिटी को फिर बाद में कंपेयर करेंगे इन दिस टर्बिडीमेट्री और कलरीमेट्री। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेफ्लोमीटर, जिसमें ऊपर वही सेम आई पीस है, अंदर एक सैंपल ट्यूब है जिसमें सैंपल को फिल किया जाएगा, और नीचे की तरफ से हम इसमें से लाइट को अलाउ करते हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिफ्लेक्टर। तो जो रिफ्लेक्टर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इट इज़ जनरली मेड टू कलेक्ट द लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द टर्बिड और द क्लाउडी सॉल्यूशन। So this is the working for this नेफ्लोमीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से जो लाइट ट्रैवल करेगी दैट विल मूव टू द सैंपल सेल। अब सैंपल सेल के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द फोटो सेल डिटेक्टर, दिस इज अ डिटेक्टर, और फाइनली जो डिटेक्टर से जो रीडिंग आएगी दैट विल बी टेकन अप बाय द आउटपुट रीडर जो भी आपको इसमें यूज़ किया होगा आपने। तो इसी के साथ ही इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है जिसको हम बोलते हैं डुपॉन्ट मॉडल 430 टर्बिडी मीटर, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अंदर दो तरह के डिटेक्टर्स होते हैं, दो डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एक 90 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। तो जो स्ट्रेट लाइट लैंप के सीधी लाइन में जो डिटेक्टर है दैट इज़ यूज्ड फॉर टर्बिडीमेट्रिक डिटर्मिनेशन, और जो 90 डिग्री अरेंजमेंट पे डिटेक्टर है दैट कैन बी यूज्ड फॉर नेफ्लोमेट्रिक डिटर्मिनेशंस। तो इस तरह से नेफ्लोमीटर और टर्बिडीमेट्री के जो है डिटर्मिनेशंस आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर सकते हो। तो आइदर यू कैन यूज दिस कैलिब्रेशन कर्व मेथड, और you can directly, if you are using the DeBoss calorimeter, तो C1L1 is equals to C2L2 के इक्वेशन यूज करके आप अननोन की कॉन्सेंट्रेशंस को पता लगा सकते हैं। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, then finally we are moving to the applications. So by using the technique you can perform the inorganic analysis where you can use the perform the determinations of the sulfate ions, carbonates, chlorides, फ्लोराइड्स, साइनाइड्स, कैल्शियम, जिंक एक्सेट्रा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक जो एनालिसिस है उसके अंदर आप फूड और बेवरेजेस के अंदर भी एलिमेंट्स के सैंपल्स की डिटेक्शन भी कर सकते हो। शुगर्स का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। सिट्रस जूसेस जो हैं आपके, उनकी क्लैरिटी का जो है वो चेक किया जा सकता है बाय यूजिंग द टेक्निक। एंड अल्कोहल में बेंजीन कंटेंट कितना प्रेजेंट है वो भी आप इस टेक्निक की हेल्प से चेक कर सकते हो। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड एंटीबायोटिक्स के डिटर्मिनेशन के लिए भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है। और टर्बिडीमेट्रिक टाइट्रेशंस जो हैं दे आर मेनली डन फॉर द फ्लोराइड एंड द कैल्शियम, ब्रोमाइड विद द सिल्वर एंड सल्फेट विद द बेरियम। तो बेरियम और सल्फेट के बीच में, ब्रोमाइड और सिल्वर के बीच में, या फ्लोराइड और कैल्शियम के बीच में आप टर्बिडीमेट्रिक टाइट्रेशंस को परफॉर्म करके भी कॉन्सेंट्रेशंस पता लगा सकते हो। और फाइनली जो हाई पॉलीमर्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन भी इस टेक्निक की हेल्प से किया जा सकता है। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस वेयर वी कैन यूज द टेक्निक। सो दिस इज द रेफरेंसेस फॉर फर्दर स्टडीज। थैंक यू।